ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमें पढ़ना है विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में। आज हम जानेंगे कि विभिन्न स्थलाकृतियों से कौन सा प्रश्न बनता है और कौन सा पूछा जा चुका है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा पूछा जाएगा। स्थलाकृतियों में आज हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार और मैदान के बारे में। पर्वत के 3 रूप, ब्लॉक, अवशिष्ट और संचित, इस सब के बारे में हम जानते चलेंगे। अलग अलग जो पर्वत के निर्माण है, निर्माण के अनुसार ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत और वलित पर्वत, ये सारे पर्वत के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। और जानेंगे यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं विभिन्न स्थलाकृति के बारे में और जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बना चाहेंगे जो स्थलाकृति है ना, यानी स्थल की आकृति, स्थल की आकृति, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, आप देखते हैं ना, ठीक है। तो निर्माण के आधार पर स्थलाकृति 3 प्रकार के होते हैं, एक है पर्वत, पठार और मैदान। तो हमें पर्वत के बारे में आज अध्ययन करना है, पठार के बारे में और मैदान के बारे में। तो बात करते हैं पर्वत के बारे में, ठीक है। तो उत्पत्ति के अनुसार ना पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, पर्वत 4 प्रकार के। पहला है आपका ब्लॉक पर्वत, दूसरा है आपका अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है आपका संचित पर्वत और चौथा है आपका वलित पर्वत, ठीक है। तो यहाँ से ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये पर्वत के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि नाम से आप देख रहे हैं ब्लॉक पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत के बारे में समझते हैं। कहता है जब चट्टान में स्थिर भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाते हैं तथा अलग अलग अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, इसको ना ब्लॉक पर्वत कहते हैं। कहने का मतलब कि देख लीजिए इस प्रकार की कोई आकृति है ना, तो जब यहाँ के पार्ट नीचे धंस जाएगा, यहाँ से ऐसे धंस जाएगा, ठीक है। जब ऐसे धंस जाएगा, मान के चलते हैं, तो ये वाला खत्म हो जाएगा ना, हालांकि ऐसे नहीं धंसता है, हाँ टूट के जब गिर जाएगा तो ऐसे धंसता है, इस तरह से धंस गया तो ये नीचे चला गया, ये पार्ट सब खत्म चला जाएगा। तो आप नीचे देखेंगे ना, ये जो नीचे धंस गया, एक धंस गया तो आपको ना ये गड्ढा जैसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ा जगह में नजर आता है, बहुत बड़ा जगह में नजर आता है, ठीक है। तो ये आप नीचे यहाँ पे आना होगा तो कैसे आएगा, इस तरह से पहाड़ ये पहाड़ का नीचे वाला भाग हो गया। यानी मान लीजिए कि इस तरह से समतल ही था, पहले धरती पर क्या था, सभी जगह तो जल ही जल था, ठीक है। जहां जहां बलय पड़ गया वहां पर उसका निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये जब नीचे धंस गया ना, ये जो नीचे धंस गया, ये धंसी वाला जो आकृति ऐसे हुआ, यही आपका मतलब किसी भी रूप में तो हो सकता है ना, अलग अलग रूप होता है ना, तो वो आपको कहलाएगा ब्लॉक पर्वत के रूप में जाना जाएगा, ब्लॉक पर्वत के रूप में। और उसका जो ये जो किनारा है ना बगल वाला, वो खड़ा रहेगा, क्या होगा, खड़ा रहेगा। जिसको आप देखते होंगे, इधर उधर जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं ना पहाड़ी इलाका में, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की इसकी संरचना होती है, ठीक है। कहीं आपको खाई नजर आएगा, कहीं आपको गड्ढा नजर आएगा, कहीं आपको बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा अगर वहां तक पहुंचना है तो, ठीक है। ये सब स्थलाकृति ब्लॉक पर्वत होता है। फिर से सुन लीजिए, जब चट्टान में ना स्थित भ्रंश क्या, दरार भ्रंश के कारण मध्य भाग ना नीचे धंस जाता है, मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग है ना ऊंचे होते हैं। यानी मध्य भाग जब धंस जाएगा तो अगल बगल के ऊंचे ही ना रहेगा जी, ऊंचे रहते हैं, तो ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो इसको ना ब्लॉक पर्वत कहेंगे, क्या कहेंगे, बीच में धंसे भाग को ना रिफ्ट घाटी कहते हैं। ये सब रिफ्ट घाटी बन गया, जो नीचे से धंसा हुआ से घाटी हो गया, क्या हो गया, घाटी, रिफ्ट घाटी। इन पर्वतों के शीर्ष समतल, समतल मतलब कि शीर्ष जो ऊपर वाला है समतल बराबर, तथा किनारे का तीव्र भ्रंश होता है। भ्रंश मतलब कि एकदम धप से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हालांकि भारत की जब नक्शा बनाइएगा ना, तो भारत का ये वाला जो पार्ट बनाएगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, देखिए ये जो बन गया ना, यही सब रिफ्ट घाटी हो गया, ठीक है। इस सब भ्रंश है, भ्रंश। और उसके नीचे पानी है, ठीक है ना, समुद्र है। तो इस तरह से आप समझते चलिए इसको, ठीक है। इस पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगार के समीप समान होते हैं। इस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है वासजेस, ये फ्रांस में, कहाँ है, उसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। तो आपको पूछेगा वासजेस कैसा पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लॉक पर्वत, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट कैसा पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत। तो आपको कभी कभी पूछ लेगा कि कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कहता है पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। देखिए पर्वत जो बनता है ना, उसका अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग ज्योग्राफर अलग अलग मत दिए हैं। तो सबसे पहले पूछेगा भूसंनिधि का सिद्धांत कौन दिया है, कोवर। भूसंनिधि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, कोवर, यानी एक ज्योग्राफर का नाम है कोवर। उन्होंने ये सिद्धांत दिया है, परीक्षा में पूछता है, मिलान करने वाला में दे देगा 5 गो, अब मिलान करते रहिए, ठीक है। तो भूसंनिधि का सिद्धांत कौन दिया है, जोर से बोलिए। तापीय संकुचन सिद्धांत कौन दिया है, जेफरीज। महाद्वीपीय फिसलन दिया है डेली। अब महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, सबसे ज्यादा पूछता है महाद्वीपीय विस्थापन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक, क्या बोलेंगे,
फ्लैट टेक्टोनिक। तो इसका सिद्धांत कौन दिया है? वेगनर। याद रहेगा ना, परीक्षा में पूछता है, थोड़ा जोर से बोलिए, याद रहेगा। महाद्वीपीय विस्थापन कौन? वेगनर। संवहन तरंग सिद्धांत ये होप्स दिया है। रेडियो एक्टिविटी जोली। और प्लेट विवर्तनिकी हेनरी हैंस। देखिए देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन आपको बताए थे ना वेगनर के बारे में, उसको ना ये अच्छे तरह से प्रतिपादन किया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हेनरी हैंस। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा पूछता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है हेनरी हैंस द्वारा। ठीक है, और वर्तमान में ना यही मान्य है, वर्तमान में यही मान्य है पर्वत निर्माण के क्रिया के बारे में, पर्वत निर्माण के सिद्धांत के बारे में। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैंस। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बताता है कुछ इसके बारे में। प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के ना टूजो विल्सन पे, ये भी एक ज्योग्राफर है टूजो विल्सन। ठीक है, जो 1965 में किया था इस शब्द का प्रयोग। कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू.जे. मॉर्गन को दिया जाता है। यानी कि जो वैज्ञानिक आधार पर इसको जो व्याख्या किया उसका नाम है मॉर्गन। क्या नाम है? मॉर्गन, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। याद रहेगा ना? तो सबसे पहले प्रयोग कौन किया? टूजो विल्सन। सबसे पहले प्रयोग किया टूजो विल्सन, और उसको वैज्ञानिक आधार पर प्रयोग किया मॉर्गन। उसको वैज्ञानिक आधार पर प्रयोग किया मॉर्गन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया है हैरी हैंस। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया है हैरी हैंस। वीवीआई कर लीजिए, 50 बार पूछा जा चुका, जितना भी एग्जाम में आता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये वाला रहता ही है। ठीक है, हैरी हैंस के बारे में। ठीक, अब कहता है विश्व की सबसे लंबे रिफ्ट घाटी ना जॉर्डन नदी की घाटी है। ये भी पूछता है विश्व की सबसे लंबे रिफ्ट घाटी कौन सा है? जॉर्डन नदी की घाटी, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई ना जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। याद रख लो इसको। इसके बाद हमको देखना है अवशिष्ट पर्वत के बारे में। अवशिष्ट मतलब कि पहले का बना हुआ था, अभी ना उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, जो ढहते जा रहा है नहीं गिरते जा रहा है, अवशिष्ट। ठीक है, तो देखिए ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप, अपरदन मतलब टूटने फूटने के दौरान बनते हैं। ठीक है, तो अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां। ये सब ना भारत में, ये सब भारत में। तो ये सब क्या चीज का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? जो बहुत पहले से बना हुआ है, अब अपरदन हो रहा है, मतलब टूट रहा है, फूट रहा है, और उसके अनुसार ना कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको भारत में मिलेगा विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल। ये सब कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, सियरा ना स्पेन के है, अगैसा एवं बुटे अमेरिका के। ये सब ना अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब कि जो बहुत पुराना है, वो जो बहुत पुराना टूट फूट करके ढहते जा रहा है, गिरते जा रहा है, उसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तब पूछेगा आपको कि सतपुरा कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। नीलगिरी कैसा है? पारसनाथ, राजमहल, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, और ये सभी भारत के अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए संचित पर्वत कहता है भूतल पर मिट्टी, बालू, कंकड़ तथा पत्थर लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाले पर्वत होते हैं संचित पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कहने का क्या मतलब कि हवा आया, उठाकर एक जगह जाकर मिट्टी जमा कर दिया। ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो उसमें कंकड़ बालू पत्थर सब ना उठा के ले आता है वो, और कहूँ जाकर के एक जगह छोड़ देता है जहाँ पे उसका झोंका ना कम हो जाता है, तो वहां तो ढेर के ढेर ना जमा हो जाएगा। तो जब ढेर के ढेर जमा हो जाएगा उसको कहते हैं संचित पर्वत। क्या कहते हैं? संचित पर्वत। हाँ, संचित पर्वत। ठीक है, इसी तरह से ना मिट्टी को भी ना नदी ना एक जगह से बहा करके दूसरे जगह ले जाती है, जहाँ छोड़ देती है, तो संचित भूमि बनता है वहां पे। ठीक है, संचित भूमि का निर्माण होता है। ठीक, तो आप संचित पर्वत के बारे में जान गए ना कि भूपटल पर जो मिट्टी है, बालू के कंकड़ के पत्थर है, ये सब जब एक जगह जाकर के जमा हो जाएगा ना, तो इससे द्वारा बनने वाला पर्वत क्या होगा? संचित पर्वत होगा। अब हमको देखना है वलित पर्वत के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है ब्लॉक पर्वत से, अवशिष्ट पर्वत से और वलित पर्वत से। ठीक है, संचित पर्वत तो जानते हैं कि जो एक जगह अगर बालू के कण, मिट्टी के कण, धूल कण या कंकड़ एक जगह जाकर के जमा कर दिया, तो उससे जो बन गया वो संचित पर्वत हो गया। जान रहे हैं? ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लॉक से आएगा। अवशिष्ट के बारे में बता दिए भारत के कौन कौन से है। अब वलित पर्वत से अब इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो वलित पर्वत से ना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ना ये नवीन मोर्दार पर्वत इसको बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की ना आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनी है। ये लहरदार पर्वत होते हैं जिस पर ना असंख्य अपनतियां और अभिनतियां होती है, जैसे हिमालय। तो पूछेगा हिमालय कैसे पर्वत है? इसको नवीन मोर्दार पर्वत भी बोलते हैं। क्या होते हैं? नवीन माने कि नया। ठीक है, कहा जा रहा है कि हिमालय ना अभी और बढ़ रहा है, तब ना एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई बढ़ गया। ठीक है, तो हिमालय कैसा है? वलित
बलित पर्वत है, आल्प्स बलित पर्वत है, यूराल बलित पर्वत है, रॉकीज बलित पर्वत है, एंडीज बलित पर्वत है। ये सब बलित पर्वत के उदाहरण है। तो आपको उधर अवशिष्ट पर्वत वाला पूछ लेगा, इधर बलित पर्वत वाला पूछ लेगा। ठीक है, तो दोनों को अच्छा समझ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, विश्व का विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कहता विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। कौन सा है? एंडीज पर्वत श्रेणी, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और ये सीधा क्वेश्चन है बीपीएससी अभी जो 70वें हुआ ना, वहां पे पूछा हुआ था कि एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है अमेरिका, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइएगा 70 वाला, सीधा यही लाइन है, यही लाइन है। कौन सा लाइन? कि एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। एकदम यही लाइन, यही से क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन सेट करने वाला। ठीक है, सीधा एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। ना समझ में आता तो क्वेश्चन उलट के देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वत कैसा है? बलित पर्वत का उदाहरण है। तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जेकर ना पहले ऊंचाई था 8,848, अब वर्तमान में कहता है कि 8,850 मीटर। ये कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। अफ्रीका की सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। और ये कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। याद रहेगा ना, कहाँ है? तंजानिया में। कहता बलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत ना प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ठीक है, बलित पर्वत के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत जो है प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय न टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा द्रोणी थी। यानी कि आज जहां हिमालय है ना, पहले वहां पे टेथिस सागर था। कौन सा? टेथिस सागर था। जब टेथिस सागर वहां पे बह रहा था, जब भूमि के अंदर ना मतलब एक हलचल हुआ, जिसकी वजह से ना वहां पे बन गया हिमालय, और वो आज भी बढ़ते रहा है। ठीक है, हिमालय 4 पार्ट में, पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो फिर हम आपको बता देंगे। हिमालय ना 4 श्रेणी में बना है। ठीक है, तो वहां पे पहले क्या था? टेथिस सागर था। टेथिस सागर था, उसमें क्या हुआ? भू अभिनति अथवा द्रोणी था। वहां पे ना एक बल पड़ गया, जिससे ना आज बन गया हिमालय। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापित के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गया। क्या पड़ गया? बल पड़ गया, और वह ऊपर उठ गया, जिससे ना संसार का ना सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का ना निर्माण हुआ। समझ में आ गया आपको? तो पूछेगा, जब हिमालय पर्वत था पूर्व में पहले क्या था? टेथिस सागर था वहां पे, टेथिस सागर। ठीक है, भारत का ना अरावली, भारत का अरावली पर्वत विश्व का ना सबसे पुराना बलित पर्वत के ना गिना जाता था। ठीक है, अभी मतलब भारत में जो अरावली है ना सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना, तो इसको अवशिष्ट हो गया ना। ठीक है, तो भारत का अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत में गिना जाता था। इसकी ना ऊंचाई वहां पे जो है ना बलित पर्वत, उसका ऊंची चोटी है माउंट आबू के निकट गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो पूछेगा आपको, ठीक है, कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, जो कहाँ है? माउंट आबू में है, माउंट आबू के निकट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। कहता कुछ विद्वान अरावली को ना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। तो सबसे पुराना कौन सा है? अरावली। संसार में सबसे पुराना कौन सा है? अरावली। अभी एक सबसे ऊंची चोटी जो बचा हुआ है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कहता अब पढ़ना है आपको पठार के बारे में। देखिए, आपको पठार के बारे में समझना है, पठार क्या होता है। ठीक है, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने ना आसपास के स्थल से ना पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा होता है और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई ना 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार जैसे तिब्बत का पठार जो 16,000 फीट ऊंचा है, उसके बाद बोलिविया का पठार 12,000 फीट ऊंचा है, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट है। और इसी प्रकार ना अलग अलग पठार है, जैसे अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार होते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्वतीय पठार, ये पर्वत तल व मैदान के ना बीच उठे समतल भाग होते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। ठीक है, अब कहता है तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार होते हैं। ठीक है, गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार को ना गुंबदाकार पठार कहते हैं। जैसे ना भारत में रामगढ़ गुंबद, भारत में है रामगढ़ गुंबद। अब इसके बाद ना आपको मैदान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैदान के बारे में आप पठार के बारे में खाली इतना याद रखिए, तिब्बत का पठार। ठीक है, सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको मैदान के बारे में पढ़ना है। मैदान भी ना अलग अलग संरचना होती है, जैसे 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल
भाग को ना मैदान मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे अपर्दनात्मक मैदान जो अपर्दन से बनता है, उसके बाद निक्षेपात्मक मैदान जो निक्षेपण से बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मैदान है, हम समझते हैं। जैसे लोहेस का मैदान कहता है हवा द्वारा उड़ा कर लाए गए मिट्टी बालू के कणों को न से निर्मित होता है लोहेस का मैदान। यानी हवा अपने द्वारा न मिट्टी बालू के कण उड़ा करके लाया, एक जगह बिछा दिया, तो उससे बन गया लोहेस। क्या बन जाएगा? लोहेस। अब कास्ट मैदान चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित होता है कास्ट मैदान। ठीक है, कास्ट का मैदान चूना पत्थर है एक जगह, ठीक है, वो पानी घुस गया, ठीक है, तो वो क्या बन गया? कास्ट मैदान बन गया, मतलब घुलने से घुल गया वो। ठीक है, उसका संप्राय मैदान कहता समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। यानी नदी ने अपने जो मिट्टी लेके गया ना, वहां पे छोड़ दिया, ठीक है, समुद्र के किनारे छोड़ दिया, तो उससे बन गया संप्राय मैदान। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर का मैदान हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। हिम माने बर्फ, हिम माने बर्फ, तो वहां पे इतना ना बर्फ पड़ा हुआ है, दलदल जैसा है, पैर रखोगे नीचे चला जाओगे। ठीक है, यानी हिम ही हिम है। ठीक है, तो वहां पे आपको खाली वृक्ष मिलेंगे, वन मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से बनेगा ग्लेशियल मैदान। ठीक है, अब रेगिस्तानी मैदान देखिए, रेगिस्तानी वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप ना इसका निर्माण होता है। रेगिस्तानी मैदान क्या होता है? रेगिस्तान में बालू ही बालू रहता है ना, तो एक जगह बहा करके बालू पहुंचा दिया हवा से चाहे नदी से, अब बालू ही बालू है सब जगह। ठीक है, तो रेगिस्तानी मैदान होता है। ठीक है, अब निक्षेपात्मक मैदान के बारे में देखिए। निक्षेप मतलब कि अब क्या होता है देखिए, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदान का निर्माण होता है। इसे ना गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं हांगो के मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदान को जलोढ़ का मैदान कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे वैशाली जिला में क्या है, उधर वैशाली जिला में है ना दियर जिसको बोलती है, हाँ, तो नदी जो अपने साथ बहा के लाया ना, मिट्टी यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, तो दियर बन गया तुम्हारा। ठीक है, उसी ब्रह्मपुत्र उधर मिट्टी लेके आएगा और छोड़ देगा, असम में तो मांझली बन जाएगा, उमानंद बन जाएगा। ठीक है, और जब ये नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो सारा मिट्टी वहां छोड़ देती है ना, सुंदरबन का डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं तुम्हारा निक्षेपात्मक मैदान। क्या कहते हैं? तो तुम्हारे वैशाली जिला में राघोपुर दियर है, राघोपुर दियर है, तो नदी अपने जोरे जो मिट्टी लाती है ना, वहां पे छोड़ देती है, अब बगल से निकल जाती है। ठीक है, तो वो निक्षेपात्मक मैदान बन जाता है। ठीक है, तो आप देखिए भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, जैसे भूमिगत जल द्वारा निर्मित कौन कौन होता है? उत्सुप्त कुआं, गीजर, घोलरंध्र, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और लैपीज, ये ना भूमिगत जल द्वारा बनता है। भूमिगत जल जो भूमि के नीचे जो जल है ना, उस जल के कारण ये सारे स्थलाकृति बनते हैं। सर्वाधिक उत्सुप्त कुआं ना ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक उत्सुप्त कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कहता सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे सर्प बनता है, बिलांचली बनता है, तंगरिका बनता है, पुलिंग बनता है, हुक बनता है, लूप, टोबलो। तो तुमको परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से बिलांचली स्थलाकृति की किसके द्वारा बनती है? तो समुद्रीय सागर द्वारा। तो तुमको ना याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्थलाकृति किसके कारण बनती है, समझ गए? यहाँ से परीक्षा में आता है। यहाँ से आपको पूछेगा युवाला स्थलाकृति किससे बनती है? तो भूमिगत जल द्वारा। ठीक है, अब हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखिए, जैसे सर्क, टार्न, अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फ्योर्ड, ड्रमलिंग, केम, एस्कर। तो सबसे ज्यादा ड्रमलिंग पूछता है, फ्योर्ड बनता है हिम द्वारा। ठीक है, हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिम जब पिघल के जाता है ना, पिघलता है ना, तो उससे जो स्थलाकृति बनते हैं उसको कहते हैं फ्योर्ड और ड्रमलिंग। तो सबसे ज्यादा पूछता है फ्योर्ड और ड्रमलिंग। ठीक है, ड्रमलिंग मुख्य रूप से समूह में निर्मित होता है, माने एक जगह नहीं होता है, बहुत सारा होता है, एक साथ बहुत सारा होता है, तब ना समूह है। इसी कारण इसे ना स्थलाकृति तो अंडे की टोकरी कहते हैं। तो देखोगी ना, तो अंडा जैसा बना बना रहेगा, मतलब बर्फ पूरा नहीं पिघलेगा। ठीक है, कुछ बर्फ अभी पड़ा हुआ ही है, तो जब ऊपर से देखोगे तो अंडा जैसा नहीं लगेगा कि अंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, सफेद 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 सफेद, तो उसको नाम कहता है यहाँ पे ड्रमलिंग। ठीक है, जब बर्फ पिघलता है तो एक ही बार सब थोड़ी ना पिघल जाता है, थोड़ा थोड़ा ना पिघलता है, तो बर्फ पिघल गया, अब बाकी जगह बर्फ बचा हुआ है, तो देखोगे ना जब ऊपर से, तो तुमको अंडा की टोकरी लगेगा, अंडा जैसा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अंडे की टोकरी। तो अंडे की टोकरी किसको कहेंगे? ड्रमलिंग को। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति होता है ड्रमलिंग। उसका पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे जुइडेंग, यारडंग, इंसेलबर्ग, छत्रप, प्लेया, लैगून, बरखान, लोएस, पेडिप्लेन, ये सब पवन द्वारा निर्मित है। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित हो गया सब स्थलाकृति। उसके बाद समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे समुद्री भृगु, भुजिया, लैगून झील, रिया तट। तो भारत के जो पश्चिमी तट है ना, ये वाला पश्चिमी वाला, ये रिया तट के उदाहरण है। इस किसका उदाहरण है? रिया तट के। तो ये क्या चीज से बनेगा? समुद्र तरंग द्वारा, यानी समुद्र से जो पानी आता है इसमें चला जाता है,
ठीक है, फिर धीरे धीरे वापस हो जाता है। ठीक है, तो इसका भाग ना धीरे धीरे और नीचे और नीचे और नीचे धंसते चला जाता है। ठीक है, तो इससे बनता है रिया तट। कैसे बनता है? रिया तट। ठीक है, तो कहता है रिया तट भारत का ना पश्चिमी भाग है। स्ट्रैट, डोलमेशियन, ये सब ना पश्चिमी, ये सब ना समुद्री तरंग द्वारा बनता है। भी आकार की घाटी नदी से बनता है। इसको चिल्लावा पूछता है, भी आकार की घाटी कैसे बनेगा? नदी से। गॉर्ज का निर्माण ना नदी के युवा अवस्था में होता है। जब नदी ना युवा अवस्था में रहेगा तो क्या बनाएगा? गॉर्ज। अब लटकती घाटी देखो, लटकती घाटी यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनता है, जहाँ हिमानी महाजन बर्फ है, हिम, हिम समझ रहे? हिम। हाँ, यू आकार के घाटी के तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं और जल निर्गमन छिद्र और काष्ठ मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृतियों में पाया जाता है। जल निर्गमन क्षेत्र और काष्ठ मैदान मतलब कि पानी जब उसमें गिरेगा ना तो चूना ना खुल जाएगा, चूना से ना पानी ना धीरे 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 रिस कर निकल जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? जल निर्गमन छिद्र। उसके बाद मरु डिब्बा देखो, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं, यानी हवा ना बहुत तेजी से चला, ठीक है, रेत को ना उड़ा करके लेके चला गया। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा? मरु डिब्बा। इसके निर्माण के लिए ना अवरोध का होना आवश्यक है। जैसे कि हवा चला बहुत तेज और सामने ना कुछ आ गया तो वो उड़ा के ना ले जाएगा, उसमें टकरा जाएगा ना, तो टकरा जाएगा तो बालू होती ना गिर जाएगा। तो इस तरह से मरु डिब्बा बनेगा। ठीक है, मरु डिब्बा बनेगा कि जब हवा चला बहुत तेजी में, सामने पहाड़ वहाड़ आ गया, कुछ अवरोध आ गया तो वो वहीं पर ना गिरा देगा उसमें से टकरा के, तो उससे बनेगा मरु डिब्बा। नव चंद्राकार डिब्बे जिसकी ना भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है, इसके बरखान कहते हैं। ठीक है, कहते बहुत गहरी हिमनद गर्ते जिसमें ना समुद्र जल भर जाता है तथा जो समुद्र तटरेखा पर होती है उसे ना फियोर्ड कहते हैं। ठीक है, तथा सर्क गहरे लंबे व चौड़े गर्त है जिसकी ना दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी व अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के ना शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने से पर जल से भरी सर्क को ना सर्क झील या टॉन झील कहते हैं। अब आगे आपको पता है सर्क के शीर्ष पर ना अपर्दन होने से ना हॉर्न निर्मित होता है। आल्पस पर्वत की चोटी मैटर हॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में ना हॉर्न है। अब देखो हॉर्न क्या होता है इसको समझ लो। मान लो कि तुम आरी देखी है ना, आरी काटने वाला ऐसे रहता है ना आरी। हाँ, तो इस तरह से बना दिया। जैसे देखो तुम कंघी देखो, तुम अपना कंघी का दाना कैसा रहता है? ऐसे रहता है ना, निकला निकला रहता है ना, ऐसे पकड़ के कंघी करती हो तुम लोग, कंघी करती हो। तो देखो इस तरह से ना पर्वत हुआ, ठीक है, लेकिन ये बहुत ऊंचा तक होता है। ठीक है, तो इस पे चढ़ना कितना मुश्किल होगा, एक बार गिर जाएगा नीचे धम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आकृति होता है ना, आकृति उसको कहते हैं हॉर्न। ठीक है, ये बड़ा बड़ा होता है। तो भारत की सबसे ऊंची, संसार की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना, तो एवरेस्ट ना एक हॉर्न है। क्या है? हॉर्न है। यानी कि एक मान लो कि ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जो सबसे ऊंचा वाला होगा ना वही एवरेस्ट हुआ तुम्हारा। एक बार चढ़ेगा गिर जाएगा ना धम से ना। ये हॉर्न के उदाहरण। आप ऐसे देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि ये क्या है, आपका कंघी है, ये आरी है। आरी ऐसे ना काटने वाला, तो ये क्या हुआ? आपका हॉर्न हुआ। क्या हुआ? हॉर्न। तो वही कहता है सर के शीर्ष पर अपर्दन होने से ना हॉर्न निर्मित होता है। आल्पस पर्वत की चोटी मैटर हॉर्न, यानी आल्पस पर है मैटर हॉर्न, तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में ना हॉर्न है। जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से ना निर्मित है। लगातार अपर्दन से ना सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती है और इसका ना आकार कंघी के या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाती है, जिसे ना अरेत यानी तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है, इस पर चढ़ना असंभव होता है, यानी बहुत मुश्किल है एवरेस्ट पर चढ़ना। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे जो टॉपिक है आपका सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकार, जो हम अगले वीडियो में पूरा इसके डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक।